हमने क्या किया था, किसी एक सेट पर एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनाया, एक रिलेशन ऐसा बनाया जो रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक था और ट्रांजिटिव था। ओवरऑल वो इक्विवेलेंस रिलेशन था। हमने उसी रिलेशन से कुछ इक्विवेलेंस क्लासेस की बात करना स्टार्ट कर दिया। इक्विवेलेंस क्लासेस की बात की। ऑब्जर्वेशन था फ्रॉम द इक्विवेलेंस क्लास से दो रिलेशंस ऑब्जर्व कर लेते हैं। आपके पास A इज इक्वल टू Z था और A रिलेटेड टू B था इफ एंड ओनली इफ A प्लस B इज इक्वल टू इवन था। एंड दिस कैपिटल R जो था इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन था, हाँ या ना। और दूसरा यहीं पर एक साथ डिस्कस कर लेते हैं हम कि हमारे पास एक और था A इज इक्वल टू Z और हमने A रिलेटेड टू B लिया था इफ एंड ओनली इफ 4 डिवाइड्स A माइनस B। ये दो रिलेशन लिए थे एंड हियर द R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये दोनों हमने पढ़े थे इक्विवेलेंस रिलेशन। और हमने ये कहा था कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है बाबू। इक्विवेलेंस क्लास अंडर द रिलेशन R जो होता है वो किसी एक एलिमेंट के लिए निकाली जाती है। वो एलिमेंट सेट कैपिटल A का होता है। तो इक्विवेलेंस क्लास अगर मैं स्मॉल a की निकाल रहा हूं तो दरअसल उस क्लास में हम कैपिटल A के उन एलिमेंट्स को रख रहे थे जो A से रिलेट हो रहे थे, है ना। अब हेडिंग होगी आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑन इक्विवेलेंस रिलेशन इन शॉर्ट FTER। ठीक है, इसको लिखेंगे, बहुत आसान हो गई अब आपके लिए, समझ में आ गया है। हाँ, इसमें थोड़ा मुश्किल ये होता है कि जब आपको रिलेशन दिया जाएगा, अगर कोई किसी सेट A पर आपको रिलेशन दिया जा रहा है इक्विवेलेंस, तो उस इक्विवेलेंस रिलेशन से मैं इक्विवेलेंस क्लासेस बनाऊंगा। क्लास A, क्लास B, क्लास C। क्लास A को A1 नाम दे देंगे सेट, क्लास A2 और क्लास सेकंड जो बनाइए B उसको A2 नाम दे देंगे। तो अगर रिलेशन दिया जाता है किसी सेट पर तो वहां से पार्टीशन ऑफ सेट जो होता है बड़ी आसानी से पढ़ लिया जाता है उस रिलेशन के थ्रू, उस इक्विवेलेंस रिलेशन के थ्रू, कैपिटल R जो रिलेशन दिया जाता है। लेकिन जब पार्टीशन करते हैं ना हम, जैसे मैंने आपको एक सेट दिया था पीछे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर या सेट ऑफ इंटीजर, पार्टीशन करके देखा था जब हमने इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में पढ़ा भी नहीं था। तो जब मैं किसी सेट पर पार्टीशन कर देता हूं, उस पार्टीशन से कौन सा रिलेशन बना होगा ये थोड़ा मुश्किल होता है और समटाइम्स हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है बताने के लिए। क्या पता हम ना बता पाए थोड़ी बहुत देर बाद, बात समझ रहे हो। बट ये पॉसिबिलिटी होती है कि पार्टीशन तभी हुआ जब किसी न किसी एक रिलेशन ने इक्विवेलेंस रिलेशन लिया होगा और वो जो पार्टीशंस के सेट हैं A1, A2, A3 जो हमने पढ़ाए थे वो दरअसल किसी न किसी रिलेशन की क्लासेस बनी होंगी, ये तभी पॉसिबल है। तो ये कन्वर्सली दोनों एक साथ काम करता है। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जो इसका एप्लीकेशन है बहुत आसान है कि व्हेन वी हैव अ सेट कैपिटल A and over the set capital A we are going to define an equivalence relation R, and under this R we are actually constructing what our equivalence classes, and equivalence classes can take place the partition set, वो उनकी तरह काम कर जाते हैं। लेकिन वापस जाने में थोड़ा मुश्किल होता है, बट फंडामेंटल थ्योरम मुझे ये सिखाती है कि आप होप मत खोइएगा, पक्का कोई ना कोई रिलेशन मिल रहा होगा। हो सकता है थोड़ी देर मिले, हो सकता है थोड़ा टाइम लेके मिले, बट देयर इज ऑलवेज अ रिलेशन। गेटिंग द पॉइंट। तो लिखिए जरा इसका स्टेटमेंट क्या है। एवरी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए ऑन अ सेट ए पार्टीशन द सेट ए एंड कन्वर्सली को दैट इज करके लिख सकते हैं। दैट इज एवरी पार्टीशन ऑफ सेट कैपिटल ए gives an equivalence relation on set A। ये दोनों तरह काम करती है। अब बात करें अगर ऐसा है तो we can conclude one more thing from here। हमने आपसे ये कहा था कि इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बनते हैं ये ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, तो शायद इस FTER की वजह से थोड़ा आसान हो गया
कि किसी भी एक सेट ए पर कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनाए जा सकते हैं, तो जितने उसके पार्टीशन बनाए जा सकते हैं। इस पार्टीशन की काउंटिंग हमारे पास है किसी ना किसी तरीके से, आगे चल के हम करेंगे। बात समझ रहे हैं? इसका एक फार्मूला बनता है या किसी तरीके से सेट के पार्टीशन का। एक नंबर का पार्टीशन अलजेब्रा में पढ़ेंगे और एक सेट का पार्टीशन पढ़ते हैं। सेट का पार्टीशन ये हो गया, नंबर का पार्टीशन अभी आगे डिस्कस करने को मिलेगा। तो कुछ समझ में आया? तो यहां क्या होगा कि हम टोटल नंबर ऑफ, अगर इक्विवेलेंस रिलेशन किसी सेट ए पर देख रहे हैं तो शायद आंसर ये है कि टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन ऑन सेट ए, ऑफ सेट ए देख लो, वो आपके टोटल नंबर ऑफ इंड्यूस करा देंगे इक्विवेलेंस रिलेशन को। तो एक नेक्स्ट नोट हम डाल सकते हैं और एक रिजल्ट लिख सकते हैं फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम। आप नोट फॉर्म में डाल दीजिए, लिखिए जरा, नेक्स्ट नोट फॉर्म में डाल दीजिए। फ्रॉम FTER, अब शॉर्ट लिख सकते हैं, from FTER we can say, from FTER we say total number of equivalence relation on set A. From FTER we say, अब नेक्स्ट लाइन से, total number of equivalence relation on set A is equal to total number of partition of set A, और इसे ब्रैकेट में बंद करके रख दीजिएगा। यहां तक आ जाता है। अब देखो यहां से, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, बाकी फार्मूला देंगे आगे, लेकिन छोटे मोटे कार्डिनलिटी वाले सेट जो हैं उन पर तो काम कर ही सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कैपिटल ए के पास मेरे पास 1 2 3 3 एलिमेंट्स थे, कार्डिनलिटी ऑफ ए 3 है। अब हम क्वेश्चन क्या है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए, ये पूछ लिया मैंने अगर क्वेश्चन में, तो इसके सॉल्यूशन में देखो कैसे जाएंगे। ए आपके पास क्या है, आपके पास 3 कार्डिनलिटी का है, तो हम जानते हैं, वी नो, क्या जानते हैं, आप साथ साथ लिख दीजिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन is equal to number of partitions on set A, ये आप जानते हैं। सो हम पार्टीशन ढूंढने पे निकल गए। देखो जरा, अगर मैं A1 को सिंगलटन 1 ले लेता, A2 को सिंगलटन 1, सिंगलटन 2 और A3 को सिंगलटन 3, बताइए पार्टीशन में क्या पढ़ा था, किसी सेट के पार्टीशन को कैसे करते हैं। आप उस सेट कैपिटल ए के कुछ स्पेशल सबसेट्स बनाते हैं जिनके अपने खुद के पेयर वाइज डिसजॉइंट होते हैं, इंटरसेक्शन 5 होता है, उनके सबके यूनियन से सेट बन जाता है। कोई कॉमन नहीं है इन तीनों सेट्स में आपस में एक दूसरे से, और उसके बाद इन तीनों का यूनियन पूरा 1 2 3 बना देगा। तो आप समझ सकते हैं, हेंस वन पार्टीशन इज क्या बनेगा, वन पार्टीशन इज व्हाट, करली ब्रैकेट के अंदर A1 A2 और A3 डाल दो, यानी कि आप डाल दो इस करली ब्रैकेट के अंदर करली ब्रैकेट 1, करली ब्रैकेट 2 और करली ब्रैकेट 3। दिस इज द वन ऑफ द पार्टीशन ऑफ द सेट ए हैविंग 3 एलिमेंट्स 1 2 3। क्लियर है? उसके बाद अब हम सभी इन क्लासेस में, सभी सेट्स में हमने एक एक एलिमेंट डाला है। अब एक में 2, एक में 1 डाल दो, 2 2 डाल नहीं सकते क्योंकि 2 2 डिसजॉइंट के साथ 4 बनेंगे, 4 तो है ही नहीं। तो हम एक बनाएंगे A1 इज इक्वल टू 1 के साथ 2, एक बनाएंगे A1 को 1 के साथ 3, एक बनाएंगे A1 जहां 2 के साथ 3 रख सकते हैं। तो इसके साथ इसका A2 क्या बनेगा, सिंगलटन 3, इसके साथ इसका A2 क्या बनेगा, सिंगलटन 2, इसके साथ इसका A3 कितना बनेगा, सिंगलटन 1। तब आप समझ सकते हैं, हेंस इसके बाद तुरंत क्या लिख सकते हैं, हेंस अनदर पार्टीशन इज व्हाट, क्या बनेगा, A1 और A2, जिसे आप कह सकते हैं कि ये हमारा कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 2 और सिंगलटन 3 हो गया। और उसके बाद A1 A2 जो बना वो आप लिख सकते हैं क्या बना, यानी कि सिंगलटन 1 3, यही बना 1 और 3, और इसके बाद सिंगलटन 2 बना यहाँ से, और उसके बाद A1 और A2 बना, जहां से आप डाल सकते थे सिंगलटन 2 3 और यहाँ से सिंगलटन 1। ये सारा, ये इसके लिए था, ये इसके लिए था, ये इसके लिए था। और उसके बाद आप चाहें तो A1 इज इक्वल टू
पूरा का पूरा ए लिख सकते हैं, जिसमें तीनों एलिमेंट, ए भी तो इसका सबसेट होता है, इसको भी काउंट किया जाता है, तब यहां पर एक ही बनेगा सिंगलटन A1, और सिंगलटन A1 का मतलब सिंगलटन A, इसका मतलब पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, इस करली ब्रैकेट अंदर 1 2 3 पूरा सेट डाल दीजिए एक अकेला। कितने पार्टीशन बने, अगर छोटी कार्डिनलिटी है तो हम तो जाके मैनुअली चेक कर सकते हैं ऐसे, तो शायद आप समझ रहे हैं कि एक सेट कैपिटल ए जिसके पास 3 एलिमेंट थे ने 5 अलग अलग क्या रखे हैं, आपके पास पार्टीशंस रखे हैं। तो लिख सकते हैं कि देयर आर 5 पार्टीशंस ऑफ सेट कैपिटल ए हैविंग 3 एलिमेंट्स। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज कि देयर आर 5 equivalence relation on set capital A having 3 elements। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई जो मैं ऊपर लिखा है FTR में? अब इनसे रिलेशन कैसे बने होंगे ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, लेकिन अगर रिलेशन दिया होता है वहां से पार्टीशन वाली कहानी बड़ी आसान हो। कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो रिलेशन को हम बताएंगे कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, और सेट ऑफ इंटीजर को एक और रिलेशन मिल जाएगा। अभी हमने सेट ऑफ इंटीजर पे 2 इक्विवेलेंस रिलेशन बनाए हैं, एक a प्लस बी इवन वाला और एक 3 डिवाइड्स वाला, ऐसे कई बनते हैं। और जो 3 डिवाइड्स a माइनस बी वाला बनाया था, 4 डिवाइड्स a माइनस बी वाला बनाया था, इसी का नया नाम है रिलेशन का कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो रिलेशन। जो 3 डिवाइड्स वाला था ना, इसको लिखने का, इसको बोलने का, इसको सिम्बलाइज करने का थोड़ा तरीका डिफरेंट है। पढ़ने में ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं हम क्या बोले जा रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो, है ना, लेकिन कुछ और नहीं है। डिविजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट पे, डिवीजन के कॉन्सेप्ट पे ये सारा का सारा कॉन्ग्रुएंट रिलेशन पढ़ा जाता है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके एप्लीकेशन, इसकी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं रेदर देन द डिस्कशन कि ये है क्या, है ना। तो चलते हैं, अभी आप इसको लिख लो, उसके बाद उसी को नेक्स्ट उठा लेते हैं। अब ये है कि हम एक नए रिलेशन की बात करेंगे, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो, है ना, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर। ये हेडिंग डाल दीजिए, उसके बाद बात करते हैं। एक रिलेशन पढ़ने वाले हैं, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन ओवर द सेट ऑफ इंटीजर या ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स। इसको कैसे लिखना है और कैसे बोलना है जरा समझो जरा इस बात को। तो हम सबसे पहले सेट ऑफ इंटीजर लेंगे, और जब हम किसी सेट पर रिलेशन बनाते हैं तो उस सेट के 2 एलिमेंट को उठाते हैं और उनके 2 एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन को बताते हैं कि हम ये रिलेशन लेने वाले हैं। उसके लिए मुझे कुछ चीजें चाहिए, जैसे 2 एलिमेंट ए बी चाहिए, और कॉन्ग्रुएंस रिलेशन एक ऐसा रिलेशन जिसमें किसी एक नंबर m की जरूरत पड़ती है जो पॉजिटिव इंटीजर होता है, और पॉजिटिव इंटीजर का मतलब m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तब जाके हम रिलेशन को बनाते हैं। ठीक है, m आपका फिक्स होता है, जो आप लेना चाहो पॉजिटिव इंटीजर है, वो ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, और a भी आपके 2 इंटीजर रहते हैं। तो हम लिखने वाले हैं कि लेट z be the set of integers and small m be any positive integer, that is small m belongs to natural number. Let z be the set of integers and small m be any positive integer, that is small m belongs to n. Then we say a is congruent to b modulo m। ये पूरी भाषा एक साथ पढ़ी जाती है, मैं अंडरलाइन कर देता हूं उसको, डरना नहीं है, वो कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो, है ना, ऐसे पढ़ा जाता है। और पूरी भाषा लिखें तो मॉडुलो m एक बार पूरा लिख लो, डिनोटेड बाय, देन वी से a is congruent to b modulo m denoted by a is congruent b modulo m, ऐसे लिखा जाता है b modulo m। इफ इस मतलब अब क्या होता है, a प्लस बी लिखते हो तो प्लस साइन है, इस रिलेशन को इस तरह सिंबलाइज किया गया है, तो डरने की जरूरत नहीं है। a congruent b modulo m if m divides a minus b। अब याद करिए, इसको क्या मैं पहले पढ़ नहीं चुका हूं? हमने 3 डिवाइड्स a माइनस बी फॉर a b बिलोंग्स टू z के लिए पढ़ा है, मैंने 4 डिवाइड्स वाला कराया
सारा कराया, तो डर खत्म हो गया, बस इसका नाम और दे दिया मैंने आके कि अगर m डिवाइड्स a माइनस बी होगा तो इसको ऐसे पढ़ा जाएगा आज के बाद। और अगर कहीं लिखा है a कॉन्ग्रुएंट b मॉडुलो m, इसका मतलब है कि m जो है वो a माइनस बी को डिवाइड करने वाला नंबर है, यानी कि a माइनस, अब जब डिवाइड कर रहा है, अगर बात समझ रहे हो, तो m का मल्टीपल कौन रहा होगा, डिवाइड कौन करता है। अगर 3 6 को डिवाइड कर रहा है तो 6 3 का मल्टीपल हुआ कि नहीं हुआ, तो a माइनस बी 3 का यानी m का मल्टीपल रहा होगा। गेट द पॉइंट। आप दैट इज कह सकते हैं कि a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ m है, मल्टीपल ऑफ m है, बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि इसमें वेरिएबल कौन है, मतलब किसको चेंज करके ले सकते हैं बार बार, हम m को चेंज कर सकते हैं, बाकी तो इंटीजर से ही लेना है, और इंटीजर को तो लेना ही है, पढ़ना है, क्योंकि ए बी तो जेड से लेना है, क्योंकि हमने रिलेशन कॉन्ग्रुएंसी का जेड पर बनाया है, इंटीजर्स पर बनाया है। तो अगर मैंने किसी तरह m इज इक्वल टू 2 लिया तो पढ़ेंगे इसे a कॉन्ग्रुएंट b मॉडुलो 2। इसका मतलब ये हुआ, इंप्लाइज एंड इंप्लाइज कि 2 डिवाइड्स a माइनस बी। अगर आपके पास m इज इक्वल टू 3 हुआ, साथ साथ लिखिए इसको, क्योंकि बहुत कुछ खास नहीं है, बता चुके हैं, 3 लिख सकते हैं, पढ़ चुके हैं, 3 डिवाइड्स a माइनस बी। और m इज इक्वल टू अगर मैं 4 लेता तो a कॉन्ग्रुएंट b मॉडुलो आपके पास फिलहाल 4 होता, इसका मतलब 4 डिवाइड्स a माइनस बी। यह सुनो, आप जानते हैं, है ना, बाय प्रीवियस डिस्कशन, है ना, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन क्या कर रहा है, प्रूफ किया था हमने, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन ओवर सेट ऑफ इंटीजर्स क्या करता है, सेट ऑफ इंटीजर्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। हेंस इट विल क्या करेगा, हर एक इक्विवेलेंस रिलेशन अपने उस सेट को पार्टीशन करता है इनटू डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस में, उनकी क्लासेस ही वो पार्टीशन के सेट होते हैं। तो हमने लिखा कॉन्ग्रुएंस रिलेशन ओवर सेट ऑफ इंटीजर्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हेंस इट विल पार्टीशन करेगा किसको बाबू, इट विल पार्टीशन द सेट ऑफ इंटीजर्स, है ना, सेट ऑफ इंटीजर्स इनटू डिसजॉइंट, लैंग्वेज के लिए लिखा दे रहे हैं ये सब, इनटू डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस में इसे ब्रेक कर देगा, इक्विवेलेंस क्लासेस। ये साथ साथ इसके साथ पैरेलल डाल दीजिए इधर। अभी रिजल्ट को कैसे लिखेंगे, एक कैलकुलेशन कर लेते हैं छोटी सी, आपने जो पूछा है उसके हिसाब से थोड़ी कैलकुलेशन करते हैं और फिर आपकी बात का जवाब देके आगे बढ़ जाते हैं, सारे बच्चे सीख सकते हैं उसको। हमने कहा कि मान लिया कि लेट a एंड b बिलोंग्स टू z है एंड कोई m हमारा नेचुरल नंबर से है, सपोज दैट, एंड क्या माना है कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m, ये माना हमने फिलहाल। अब हम इस a और b को m से सेपरेट डिवाइड करेंगे, अलग अलग डिवाइड करके देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, नाउ डिवाइड स्मॉल a एंड b बाई m सेपरेटली। अगर हम इसे सेपरेटली डिवाइड करने गए तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, ये आप सब जानते हैं कि अगर मैं 5 को 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो कैसे लिखता हूं, 5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स इंटू 1 टाइम गया और प्लस रिमाइंडर लिखते हैं, तो डिविडेंड कोशेंट और रिमाइंडर फॉर्म में लिख देते हैं उसको। तो यहां पर अगर हम a इज इक्वल टू लिखूंगा, मान लीजिए क्या होता है, यहाँ पे जो डिवाइजर होता है उसके फॉर्म में लिखते हैं, तो m इंटू क्या होगा q1 और प्लस सम रिमाइंडर r1, इस फॉर्म में लिख सकते हो। जब मैं m से b को डिवाइड करूंगा तो b इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ q2 प्लस r2 लिख सकते हैं। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। कॉन्ग्रुएंसी की बात बता देते हैं और फिर जो आप a माइनस बी के मल्टीपल के फॉर्म में बात कर रहे हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो हम कुल मिला के यहाँ क्या लिखे, जब हमने इसका a माइनस बी किया तो a माइनस बी का मतलब m कॉमन है दोनों में माइनस करने के बाद, तो m टाइम्स ऑफ q1 माइनस q2 हो गया और प्लस r1 में से हमारा रिमाइंडर r2 गया होगा। आपने अभी भी क्या कहा है, जो आप कह रहे थे अभी वही आ गया कि नहीं आ गया, a माइनस बी इज द मल्टीपल ऑफ समथिंग, या जो भी है वो कंप्लीटली m का मल्टीपल है। वो कैसे लिखा,
चूंकि a माइनस बी इज डिवाइडेड बाय m है। आपने अभी भी कहा था कि कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो रिलेशन का मतलब क्या होता है, m डिवाइड्स a माइनस बी, यही तो मतलब होता है। तो यानी a माइनस बी डिवाइडेड बाय m है। इसका मतलब हो गया कि जब m से डिवाइड हुआ होगा सो दिस इंप्लाइज रिमाइंडर विल बी 0। तो रिमाइंडर कितना हुआ, दिस इंप्लाइज R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज R1 इज इक्वल टू R2। पहली बात तो सेम रिमाइंडर छोड़ रहे होंगे, तो वो सेम रिमाइंडर जब a माइनस बी से घट जाता है तो रिमाइंडर 0 बच गया होगा। तो फिलहाल पहली चीज ऑब्जर्व की यहां से, और दूसरा यहां से कि जब ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी तो a माइनस बी के साथ अगर हम मॉडुलो m को देखेंगे तो रिमाइंडर तो 0 आ रहा ना, तो वो हमेशा रिमाइंडर लिखा जाता है। तो अगर आपसे कोई कहता है कि 3 मॉडुलो अगर 2 लिख के बताइए तो इसकी वैल्यू कितनी है, यहां पर इसका रिमाइंडर लिखा जाता है। तो हम अगर a मॉडुलो m लिख रहे हैं, इसका मतलब यहां पे हम रिमाइंडर लिख रहे हैं। रिमाइंडर व्हेन a डिवाइडेड बाय क्या होता है, डिवाइडेड बाय हम जब m करते हैं। तो अगर आपका a कॉन्ग्रुएंट b मॉडुलो m हुआ होगा, इसका मतलब ये हुआ होगा कि a माइनस बी डिवाइडेड बाय m हुआ होगा, और तब उसके पास कोई रिमाइंडर नहीं होगा। तब लिख सकते हैं a माइनस बी मॉडुलो जब m के साथ पढ़ा जाता है तो रिमाइंडर 0 आता है। और उसके पहले और एक चीज अगर समझ में आए, हम सेपरेटली अगर डिवाइड करें, हम a माइनस बी को, पहली बात तो ये समझ आ गया कि a माइनस बी को हम डिवाइड कर रहे थे, तो a माइनस बी से तो बहुत सीधी कहानी आ गई। हम अगर a और b को भी सेपरेटली m से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आ सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस में रिमाइंडर नहीं है ना, क्योंकि डिफरेंस को m क्या करता है, डिवाइड करता है, तो वहां रिमाइंडर नहीं है। लेकिन a b से अगर सेपरेट करने वाले हो तो अगर है, तो आपका सवाल ये था, वो तो हो गया आंसर। लेकिन अब एक सवाल और है कि a मॉडुलो m क्या आएगा या b मॉडुलो m क्या आएगा। तो उसने कहा एक काम करिए कि अगर आप क्या निकल के आया कि अगर a और b को आप m से डिवाइड करेंगे तो R1 और R2 बराबर आएंगे, और R1 R2 क्या है, R1 R2 तो रिमाइंडर है व्हेन दे आर डिवाइडेड बाय सेपरेटली m, है ना। तो हम यहाँ पे कंक्लूजन लिखेंगे। एक कंक्लूजन क्या होगा, वो कंक्लूजन एज ए रिजल्ट और एज ए थ्योरम लिखवा देते हैं। तो आज की बात समझ में आई। और ये जो जा रहा है, ये इफ एंड ओनली इफ में जा रहा है, इंप्लीकेशंस के साथ जा रहा है। ये लो, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी दो इंटीजर कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो m से तभी जुड़ सकते हैं जब a और b को m से सेपरेट डिवाइड किया जाएगा एंड दे लीव्स द सेम रिमाइंडर। गेट द पॉइंट। तो दिस इज R1 इज इक्वल टू R2 का प्रूफ मिल जाता है। इज दैट क्लियर। तो हम एक नोट यहां और एक रिजल्ट लिखने वाले हैं, उसको लिख लीजिए, उसके बाद पढ़ते हैं। लिखिए, यहां पे लिख देते हैं a कॉन्ग्रुएंट b मॉडुलो m। लिखिए जरा, बोल देते हैं क्यों लिखना है यहाँ पे। a congruent b modulo m if and only if a and b leave the same remainder छोड़ते हैं R1 is equal to R2 when they divided separately by m, या when they divide separately by m। समझ आ गया सबको। तो आपका सवाल ये था, उसका जवाब आपने खुद ही डिस्कस किया। उसके बाद लगा कि कहीं आप a और b के साथ सेपरेट पढ़ना चाहते हैं तो हम सेपरेट डिस्कस कर दिया। अगर कोई पूछे, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, a कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो m इज इक्वल टू b कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो m। तो यहां से एक चीज और ऑब्जर्व हो जाती है कि a मॉडुलो m और b मॉडुलो m दोनों का सेम रिमाइंडर छोड़ेगा, और इसीलिए a माइनस बी इधर आकर क्या दे देगा, a माइनस बी ले आओ कॉमन इधर और मॉडुलो m ले लो, तो वो आपको क्या छोड़ देगा बाबू, 0 छोड़ देगा। उसका प्रूफ तक पहुंचा दिए।